ये देखिए दोस्तों, अभी 2 दिन पहले भी मैं इधर से ही दिल्ली गई थी, आज फिर से जा रही हूँ। और यहाँ पर यही डक्स बैठे हुए थे। मैंने इनको स्पॉट बिल्ड डक समझ लिया था, लेकिन एक्चुअली जब घर जाके मैंने देखा उसको, तो ये कोम डक्स हैं, ये माइग्रेटरी डक्स हैं, जो मैंने आपको एक बार पहले भी दिखाया था डीगल के साइड में, जिनको नक्टा कहते हैं हिंदी में। कोम डक को नॉब बिल्ड डक भी कहते हैं। इसके ऊपर वाले बिल पे, मतलब जो चोंच होती है, उस पर एक उभरा हुआ नॉब सा रहता है, तो इसलिए इनको नॉब बिल्ड डक भी कहते हैं। तो सारे के सारे कोम डक भी हो सकते हैं या कुछ और मिक्स्ड भी हो सकता है इसमें। तो आज भी मुझे ये दिख गए, तो मुझे लगा कि इसको रोक के मैं एक बार शूट कर लेती हूँ। हालांकि उस दिन मैंने बोला था कि माइग्रेटरी डक्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये डक्स माइग्रेटरी ही हैं। देखिए ऊपर वाले पे ही बैठे हुए हैं इस तरह। वैसे टावर पे बैठते हुए मैंने पहली बार ही देखा है इनको, किसी भी डक को टावर पे बैठते हुए पहली बार देखा है। तो माइग्रेटरी डक्स आ रही हैं अभी, और इनफैक्ट ये वीडियो आने से पहले मेरा वो इससे पहले वाला वीडियो आ जाएगा, और उसमें मैं इसीलिए सबटाइटल का ऑप्शन रखती हूँ कि सबटाइटल में मैं लिख देती हूँ जो भी बोल नहीं पाई हूँ। तो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ हार्मोन्स जो रिलीज़ होती हैं बर्ड्स की बॉडी में, उनको प्रिपेयर करने के लिए, माइग्रेशन के लिए, तो उसमें एक हार्मोन रह गया था, और उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल आपको पता है, इंसानों में भी कॉर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ जब हम गुजर रहे होते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, तो कॉर्टिसोल जो है वो बॉडी को स्ट्रेस से जूझने के लिए मदद करता है, प्रिपेयर करता है। तो उसी तरह बर्ड्स की बॉडी में भी कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है माइग्रेशन से पहले। दोस्तों, ये सांपला के पास में वेटलैंड्स जो हैं, जहाँ पर जलकुंभी है बहुत सारी। आज यहाँ पर वो पेंटेड स्टॉक्स वगैरह तो नहीं है, उस दिन एक बहुत बड़ा झुंड था पेंटेड स्टॉक्स का। आज यहाँ पर ये हेरन है केवल। तो ये देखिए कितनी लंबी गर्दन है इसके, बहुत ग्रेसफुल होता है। अब चल रहा है, शायद पर्पल हेरन है। तो बर्ड्स के जो हार्मोन्स जो भी रिलीज़ होते हैं और बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, उसको डिस्कस करने के बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो कि मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, जिसमें कि रिकॉर्ड होल्डर्स कौन कौन से बर्ड्स हैं माइग्रेशन के मामले में। तो आपको पता है कि आर्कटिक टर्न जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी दूरी की यात्रा करता है। मतलब क्या है कि ये पूरे, मतलब पर ईयर लगभग 70,000 किलोमीटर ये चलता है। आर्कटिक टर्न एक छोटा सा पक्षी है जो कि आर्कटिक सर्कल में जाके ब्रीड करता है, और विंटर में एंटार्क्टिक सर्कल की तरफ चला जाता है। तो पूरे साल में जो राउंड ट्रिप इसका होता है वो लगभग 70,000 किलोमीटर का होता है। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस माइग्रेशन का रिकॉर्ड आर्कटिक टर्न होल्ड करता है। उसके बाद होता है हाईएस्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे कौन उड़ता है, उसमें आता है नाम बार हेडेड गूस का। और मैंने कई बार आपको बताया है, बार हेडेड गूस के वीडियोस भी दिखाए हैं पिछले साल भी, और इसके अंदर मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो बार हेडेड गूस जो है वो उन पीक्स के, मतलब हिमालय की उन चोटियों के ऊपर से उड़ता हुआ देखा गया है, जो कि 8,000 मीटर से ज़्यादा है। तो सबसे ऊंची चोटी आपको पता ही है कि माउंट एवरेस्ट है, और 5वें नंबर का जो पीक है, जो चोटी है, माउंट मकालू, उसके ऊपर से उड़ते हुए बार हेडेड गीस को रिकॉर्ड किया गया है। वो भी 8,000 मीटर से ज़्यादा हाइट है उसकी। इस तरह के, मतलब 8,000 मीटर से ज़्यादा हाइट वाले 14 पीक्स हैं कुल पूरे दुनिया को मिलाकर, जिसमें से कि ज़्यादातर नेपाल, पाकिस्तान और इस एरिया में है। हिमालय क्योंकि यहीं पर है, सारे के सारे पीक्स जो हैं वो हिमालय में ही हैं। और इसमें से केवल एक कंचनजंगा, जो कि 3रे नंबर की पीक है, वो इंडिया में आती है। तो बार हेडेड गूस सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला है, और जो सबसे मतलब एक बार में बिना रुके लंबा डिस्टेंस क्रॉस करने वाला है, वो है ब्लैक टेल्ड या बार टेल्ड गॉडवेट, जो कि लगातार 9 दिन तक उड़ सकता है और लगभग 12,000 किलोमीटर ये क्रॉस करता है। तो ये यूरोप में, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, आर्कटिक सर्कल के पास ब्रीड करते हैं, और विंटर में साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, इस एरिया में आ जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको ब्लैक टेल गॉडवेट दिखाया भी था, और उसका भी लिंक मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये वो पक्षी है जो कि एक बार में पूरे सफ़र को तय करता है। तो मतलब ये बिना रुके तय करता है इस पूरे सफ़र को। तो ये तीनों रिकॉर्ड होल्डर्स हैं अपने अपने एरिया में।
ये दोस्तों वही जगह है दिल्ली रोड पर जहाँ पर अभी मैं पिछले 2-3 बार से आ रही हूँ शूट करने। अभी यहाँ पर एक ग्रे हेरन बैठा हुआ था, वो उड़ गया है, लेकिन पेंटेड स्टॉक्स हैं। और आज मैं थोड़ा जल्दी वापस आ रही हूँ दिल्ली से, तो इसलिए धूप भी तेज़ है अभी। तो मैं ऐसी जगह खड़ी होना चाहती हूँ जहाँ पर मुझे दिखे स्क्रीन, क्योंकि धूप बहुत तेज़ अगर आँख में लगती है तो खुद को ही नहीं दिखता कि आप क्या शूट कर रहे हैं। तो थोड़ा साइड होती है ना। ये देखिए, ये भी ग्रे हेरन है, ब्लैक हेडेड आइबिस है, ईग्रेट है। छोटे बर्ड्स में सैंड पाइपर सामने ही घूम रहा है। ये दोनों उड़ गए, जो आइबिस और ग्रे हेरन जो बैठे हुए थे। और यहाँ पर पीछे ईग्रेट्स हैं और एक ब्लैक हेडेड आइबिस पीछे भी है। ये क्या है, सैंड पाइपर है यहाँ पे। उस दिन मुझे 2 अलग अलग टाइप के सैंड पाइपर एक साथ दिखे थे। उसमें से एक मेरे ख्याल से कॉमन ग्रीन शैंक था और उसके साथ ही वुड सैंड पाइपर भी था। दोनों बिल्कुल साथ साथ घूम रहे थे, दोनों के साइज़ का डिफरेंस बड़े अच्छे से पता चल रहा था। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हमने माइग्रेशन की बात की थी, माइग्रेशन को अफेक्ट करने वाले अलग अलग फैक्टर्स, उस पर भी हमें बात करनी थी कि जो जलवायु परिवर्तन में जो चीज़ें आई हैं उन्होंने बर्ड्स की माइग्रेशन को किस तरह से अफेक्ट किया है, और उसके बाद पक्षियों ने खुद जो है अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज लाया है इस बदले हुए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए। तो इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें से पहली चीज़ जो है वो ये है कि टेम्परेचर का बढ़ना। तो हम सभी को पता है कि टेम्परेचर सिर्फ धरती का ही नहीं, समुद्रों का भी बढ़ा है। जो समुद्र हैं, पानी, क्योंकि 70% जो है धरती का हिस्सा पानी ही है, तो पानी का भी टेम्परेचर बढ़ा है धरती के साथ साथ। तो उसका असर सभी प्राणियों पर आया है, पक्षियों पर भी आया है। तो इसको अगर हम देखें तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है इनके ब्रीडिंग एरियाज़ में आने जाने का। मतलब कि ब्रीडिंग, जो इनका ब्रीडिंग का एरिया है, वहाँ पर ये तब आते हैं जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है स्प्रिंग में, और वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं साउथ की तरफ जब टेम्परेचर कम होने लगता है। तो अब क्योंकि स्प्रिंग जल्दी आ जाता है, विंटर का सीज़न छोटा होता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ठंड का मौसम है वो छोटा होता है, तो ब्रीडिंग ग्राउंड पे जल्दी आने लगे हैं बर्ड्स। तो ये देखा गया है कि अर्ली अराइवल होने लगा है, लेट डिपार्चर होने लगा है। कुछ केसेस में ये उल्टा भी हो गया है, लेकिन ज़्यादातर जो बर्ड्स आर्कटिक सर्कल पे ब्रीड करती हैं वो जल्दी पहुंचने लगी हैं अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स पे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ केवल आर्कटिक सर्कल के नहीं, और बर्ड्स के लिए भी लागू होता है। जो छोटी पेड़, ट्री वाली बर्ड्स हैं, जंगल में जो रहती हैं, फॉरेस्ट बर्ड्स, उन पर भी लागू होता है, जो कि एल्टीट्यूडनल माइग्रेंट्स हो सकती हैं। हिमालय में आपको पता है कि कुछ बर्ड्स होती हैं जो समर सीज़न में हायर एल्टीट्यूड्स पे चली जाती हैं जहाँ वो ब्रीड करती हैं, और विंटर में नीचे आ जाती हैं लोअर एल्टीट्यूड्स में, फुट हिल्स में। तो इनके साथ क्या होता है कि शुरुआत में प्रकृति ने इस तरह से सबका इंतज़ाम किया था कि जिस समय इन बर्ड्स के अंडों से बच्चे निकलते थे, उसी समय कीड़ों के जो अंडे होते थे उनमें से कैटरपिलर या लार्वा निकलते थे। तो उसका क्या फ़ायदा होता था इन बर्ड्स को कि जो बच्चे निकलते थे, मान लीजिए 6 अंडे दिए किसी चिड़िया ने, तो उसमें से 1 या 2 तो नहीं सर्वाइव करेंगे, ये तो पहले से ही पता है, लेकिन बाकी जो हैं उनके सर्वाइवल का चांस अच्छा होता था, क्योंकि खाने की मात्रा पर्याप्त होती थी। पर्याप्त इसलिए होती थी क्योंकि जिस समय वो बच्चे पैदा हुए उसी समय जो कीड़े मकोड़े थे
उनके अंडों में से भी लार्वे निकले। तो जो पेरेंट्स हैं इन बच्चों के, उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है खाना ढूंढने के लिए। ये पर्पल स्वैम्पन जा रही है, ग्रे हेडेड स्वैम्पन। तो जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पक्षियों को अब जब टेम्परेचर चेंज होने लगा है, गर्मी जल्दी आने लगी है, तो क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो अपने अंडे और जल्दी देने लग गए हैं। मतलब जिस टाइम पे पक्षी आके अपने अंडे देते थे, ये उससे काफ़ी पहले अपने अंडे दे देते हैं। तो उसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि जो लार्वे हैं वो जल्दी बाहर आ जाते हैं, और जब तक पक्षियों के अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं तब तक वो लार्वे बड़े हो चुके होते हैं। कुछ फुल्ली डेवलप हो चुके होते हैं, और अगर फुल्ली डेवलप नहीं भी हुए हैं तो जो पहले जितनी खाने की मात्रा पक्षियों को अवेलेबल थी वो कम हो गई है। ये यहाँ पर अभी ग्रे हेरन आ गया है। ये देखिए, ये भी ग्रे हेरन है और ये भी ग्रे हेरन है। ये देखिए कितने ध्यान से बैठ के ढूंढ रहा है खाना। तो अब ये ट्रेजेडी हो गई है पक्षियों के साथ कि जिस टाइम पे उनको खाना पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था, जिसकी वजह से उनके जो बच्चे थे वो सरवाइव कर जाते थे, अब वो कम हो गया है। तो पहले अगर 6 में से उनके 4 बच्चे सरवाइव करते थे, तो हो सकता है अब 3 ही करते हो या 2 करते हो। तो ये जो चीज़ हुई है इसको फिनोलॉजिकल मिसमैच कहते हैं, ट्रॉफिक मिसमैच भी कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स आपको पता है, फूड चेन के अलग अलग लेवल्स को ट्रॉफिक लेवल्स बोला गया है। तो इसी को कहते हैं कि अब फूड चेन में मिसमैच हो गया है, क्योंकि टाइमिंग का फ़र्क पड़ गया है। जो टाइमिंग पहला था वो अब चेंज हो चुका है, और उसकी वजह से ये पक्षी परेशान है। दूसरी चीज़ है आपका रेनफॉल। रेनफॉल भी जो है कम होने लगा है, कहीं ज़्यादा होने लगा है। ऐसा नहीं है कि पूरी जो मतलब बारिश जितनी होती थी उससे कम हो गई है, लेकिन जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके बारिश होती थी बरसात के मौसम में, वो चीज़ अब कम हो गई है। और रिज़ल्ट ये है, या तो बहुत ज़्यादा बारिश एक साथ हो जाती है, या फिर गलत समय पे बारिश होती है। तो इसकी वजह से भी वेटलैंड्स का जो मेंटेनेंस है, पक्षियों के रहने की जो जगह है, उसमें फ़र्क पड़ रहा है। तो उससे भी इनके ब्रीडिंग पे फ़र्क पड़ता है, इनके खाने पीने पे फ़र्क पड़ता है। तीसरी बात ये है कि हवा का डायरेक्शन चेंज होता है टेम्परेचर की वजह से। तो अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली जो हवा के करंट्स हैं वो भी चेंज होंगे। तो आपको पता है कि माइग्रेशन के लिए बर्ड्स जो हैं वो सदियों से एयर करंट्स को यूज़ करती आ रही हैं, और उसी से वो रास्ता पहचानती हैं। तो अगर अचानक से इस तरह से करंट्स चेंज होने लग जाते हैं तो पक्षी रास्ता भटक जाते हैं, या फिर वो जानबूझ के अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहां वो पहले नहीं जाया करते थे। तो बहुत सारी बर्ड्स को देखा जा रहा है कि वो पहले जिस रास्ते से जाती थी, कई सदियों से जाती थी, उसको चेंज करके अब उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया है। तो ये 3 मेजर चीज़ें। फिनोलॉजिकल जो मिसमैच है वो तो आपको बता ही दिया है मैंने। तो कम खाना अवेलेबल होने की वजह से बर्ड्स का बॉडी का साइज़ भी कम हो जाता है, उनके पास स्ट्रेंथ और जो एबिलिटी है माइग्रेट करने के लिए, वो स्टेमिना, वो भी कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि गर्मी बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भी बर्ड्स की बॉडी साइज़ कम हो रही है, और विंग का लेंथ बढ़ा रहे हैं वो, क्योंकि अगर छोटे बॉडी के साथ ज़्यादा दूर तक उड़ना है तो विंग का स्पैन बढ़ाना पड़ेगा, मतलब पंख के साइज़ बढ़ाने पड़ेंगे। जो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट्स हैं उनमें जो लोग स्टडीज़ करते हैं वो ये देख पा रहे हैं कि उनके विंग स्पैन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और बॉडी का साइज़ छोटा होता जा रहा है। जितना फैट या मसल ये बढ़ा लेते थे अपना माइग्रेशन से पहले, वो ये पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ नुकसान हैं जो बर्ड्स को हुए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से। और उसमें उन्होंने इस तरह से अडेप्ट किया है कि या तो उन्होंने अपने आने जाने का समय बदल दिया है, जल्दी आ जाते हैं, देर से जाते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड में। प्रेशर भी उन पे ज़्यादा होता है ब्रीडिंग करने का, जल्दी जल्दी अंडे देने का, और जल्दी जल्दी अंडों में से बच्चे निकलें जिससे कि उनका काम ख़त्म हो। तो प्रेशर भी बढ़ गया है बर्ड्स के ऊपर। दूसरी बात ये है कि जो उनके स्टॉप ओवर साइट्स होते थे ब्रीडिंग ग्राउंड से, जब वो विंटरिंग एरियाज़ में जा रहे होते थे, वो स्टॉप ओवर साइट्स भी कई बर्ड्स ने चेंज कर दी हैं, और स्टॉप ओवर साइट्स पे ज़्यादा देर तक रुकने लग गए हैं। और कई बर्ड्स तो ऐसा भी करती हैं कि स्टॉप ओवर साइट पर ही रह जाती हैं काफ़ी लंबे लंबे समय तक। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो बर्ड्स ने अपने नेचर में किया है जलवायु परिवर्तन को देखते हुए। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि कुछ और फैक्टर्स को डिस्कस करूँ। ये देखिए एक हेरन उड़ के जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड कि जो ये चीज़ें हुई हैं और जो बर्ड्स ने अपनी बॉडी में अडेप्टेशन किया है,
इसका रिज़ल्ट एनवायरनमेंट पे क्या है या हमारी पृथ्वी पर इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप्स में वीडियोस को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए।